हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। देखिए चैप्टर नंबर 13 है ना। एनसीईआरटी इतिहास हम लोग देख रहे हैं। आज क्लास 12 का इतिहास आपका चल रहा है, जिसका आज का 13वां चैप्टर है और टोटल इसमें पूरे 15 चैप्टर है, यानी 1-2 दिन का आपका है। इसके बाद हिस्ट्री आपका इधर से समाप्त हो जाएगा। तो देखिए चैप्टर का नाम देखिए। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो नाम से आप देखिए, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी का नाम दे दिया और महात्मा गांधी से जुड़े हुए इसमें पूरे आंदोलन दिए हुए हैं। कौन कौन सा? एक तो सबनम अवज्ञा दिया हुआ है और उससे आगे की सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो चलिए देखिए, चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद वाला इंपॉर्टेंट है ना। अभी तक जितने चैप्टर थे उससे ज्यादा है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन और महात्मा गांधी से जुड़े आंदोलन इसमें दिए हुए हैं। सबने अवज्ञा दिया हुआ है ना। दांडी मार्च मिलेगा आपको आगे। चलिए देखेंगे इसको। देखिए 1 मिनट के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इतिहास आप लोग सबसे पहले अगर आप इतिहास ही देखने आए हैं तो मत देखिएगा। आप लोगों को क्या करना है, पहले सबसे पहले जाके भूगोल देखना है। अगर आप भूगोल देख के आएंगे, भूगोल मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, बहुत ही विस्तार से करवाया हुआ है भूगोल। और आप भूगोल करके आते हैं तो इतिहास आपको नॉर्मली समझ में आएगा। क्योंकि अक्सर बच्चों को क्या लगता है कि इतिहास बोरिंग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपका पढ़ने का तरीका गलत हो जाता है। डायरेक्ट आप इतिहास उठा के रटना स्टार्ट करेंगे तो इतिहास बोरिंग लगेगा। क्योंकि रटने में क्या है, आपको उसमें कौन से सन में हुआ, कौन से ईयर में हुआ, इसका क्या नाम था, उसका क्या नाम था, इस तरीके से चीज़ें आपको रटना पड़ जाएगा तो आपको बोरिंग ही लगेगा। लेकिन आप उसको एक बार इतिहास बोल के और बहुत अंतर मन से पढ़ेंगे, बहुत सोच समझ के, हाँ कि हमारा इतिहास था, ऐसी ऐसी चीज़ें रही हैं, एकदम उसमें घुस जाइए कहानी में, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भूगोल का मैंने आपको क्यों बताया, तो देखिए इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं कि गुजरात में ऐसी चीज़ हुई, महाराष्ट्र में ऐसी चीज़ हुई, तो इसके लिए हमें मैप चाहिए। बोलते हैं कि अगर मुगल साम्राज्य यहाँ तक फैला हुआ था, मौर्य साम्राज्य यहाँ तक फैला हुआ था, तो हमें कहाँ से समझ में आएगा? जब हमारे पास मैप की जानकारी रहेगी। और मैप आपको भूगोल में पढ़ा दिया जाता है, इसलिए पहले भूगोल पढ़िएगा, बाद में इतिहास पढ़ लेना, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, इसको देखेंगे। देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। कलर इसका चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेंगे। देखिए राष्ट्रवाद के इतिहास में प्राय अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। राष्ट्र निर्माण की अगर बात करें, है ना, तो किसको जोड़ा जाता है, किस नाम से? एक व्यक्ति को ही जोड़ा जाता है। उनके पीछे ही सारे लोग लगे थे, स्टार्टिंग इन्होंने ही की थी, है ना। 1915 में गांधी जी आए थे इंडिया, तो गांधी जी का नाम जोड़ा जाता है। चलिए जिनको राष्ट्रपिता भी बोलते हैं। इतिहास के लिए हम इटली के निर्माण के लिए किसकी बात करते हैं, तो गैरीबाल्डी की बात करते हैं। कि अगर इटली का निर्माण बोले तो गैरीबाल्डी। और अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के साथ जॉर्ज वॉशिंगटन इन्हीं के नाम पर, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन वहाँ की राजधानी है अमेरिका की, वो शहर का नाम इन्हीं के नाम पर है, जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर। तो इनके नाम से अमेरिका इन्हीं के नाम से जाना जाता है। और वियतनाम को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के संघर्ष में हो ची मिन्ह को जोड़ के देखते हैं। अब आप नाम आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाए क्या नाम दिखाया गया है संघर्ष से। हो ची मिन्ह, ये वियतनाम है। वियतनाम की बात करें तो आप चाइना साइड। इसी तरह महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्र का क्या बोला जाता है, तो इनको राष्ट्रीय पिता बोला जाता है, यानी राष्ट्र का पिता इनको कहा जाता है। क्योंकि गांधी जी स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति थे। हिंसा नहीं करते थे, बहुत सम्मान करते थे लोग इनका, भगवान मानते थे एकदम उस समय पे इनको। अतः उन्हें दिया गया उपयुक्त विश्लेषण गलत नहीं है। हालांकि वाशिंगटन अथवा हो ची मिन्ह की तरह महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन व्रत उस समाज से ही संवारा और नियंत्रित किया गया जिस समाज में वे रहते थे, जहां गांधी जी रहते थे उसी की तरह चीजें चलिए आगे देखिएगा। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, वह न केवल इतिहास बनाता है बल्कि स्वयं भी इतिहास द्वारा बनाया जाता है। अरे ये बात समझ में आपको। इस अध्याय में 1915 से 1948 तक की बात करेंगे। 1915 में गांधी जी ने इंडिया पर कदम रखा था, इंडिया आए थे। 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1947 में हमें
स्वतंत्रता मिली थी, गॉडसे ने इनको बंदूक मारी, हत्या कर दी थी इनकी। तो इसलिए इसमें जो इतिहास दिया हुआ है वो गांधी जी के काल का ही दिया गया है, पूरे काल का। तो 1915 से लेकर 1948 तक का दिया हुआ है। महत्वपूर्ण काल के दौरान भारत में महात्मा गांधी जी की गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है। यह भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों के साथ उनके संपर्कों और उनके द्वारा प्रेरित तथा नेतृत्व किए गए लोकप्रिय संघर्षों की छानबीन करता है। यह अध्याय विद्यार्थी के समक्ष उन अलग अलग प्रकार के स्रोतों को भी रखता है जिनका इस्तेमाल इतिहासकार एक नेता के जीवन व्रत तथा वह जिन आंदोलनों से जुड़ा रहा है कि पुनर्निर्माण से करते हैं। चलिए देखिएगा, और ये जो दिखाया गया है इसमें बताया गया है कि देखिए, जो इन्होंने मार्च 1930 में, याद रखिएगा दांडी मार्च कब हुआ था, 1930 में, है ना, नमक यात्रा शुरू की थी साबरमती नदी के किनारे अपने आश्रम के निकट समर्थकों से बात करते हुए गांधी जी। इसमें गांधी जी तो मुझको दिख नहीं रहे हैं, हो सकता है ये दिख रहे हैं, ये गांधी जी हो, बीच में तो यही दिख रहे हैं, हो सकता है यही गांधी जी हो। तो आप देखिए कितने सारे लोग हैं। तो साबरमती नदी के किनारे इन्होंने अपना आश्रम बनाया हुआ था, ये पूछते हैं लोग एग्जाम में पूछते हैं। और दूसरी चीज ये पूछते हैं कि नमक यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, है ना। तीसरी चीज पूछते हैं कब हुई थी, है ना। तो दांडी मार्च किससे संबंधित है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब देखिए यहाँ से होता है आपका चैप्टर स्टार्ट। स्वयं को उद्घोषणा करता है एक नेता, क्या करता है, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। विदेश में 2 दशक रहने के बाद, 2 दशक यानी 20 साल रहने के बाद जनवरी 1915 में अपनी गृह भूमि वापस आए थे। और ये जनवरी में 9 तारीख को आए थे, पूछता है एग्जाम में। और 9 तारीख को भारतीय प्रवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी बाहर से इधर आए थे। गांधी जी यहाँ नहीं रहते थे, अफ्रीका से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से। और जब गांधी जी वहाँ से आए थे यहाँ, तो भारतीय प्रवासी थे वहाँ, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसी के कारण इस चीज़ को याद रखना, एग्जाम में पूछता है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा दिवस क्यों मनाया जाता है, किस कारण मनाया जाता है। तो 1915 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस गांधी जी की वजह से ही मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडिया में कदम रखा था। इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। यहाँ भी एक वकील के रूप में कार्य करते थे। तो ये भी पूछता है एग्जाम में कि दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी थे 2 दशक तक, तो वहाँ क्या करते थे। तो वहाँ गांधी जी एक वकील के रूप में कार्य करते थे और बाद में वे इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के नेता बन गए। जैसा कि इतिहासकार चंद्रन देवसेनन ने टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया था। तो गांधी जी का नाम पैदा ऐसी महात्मा नहीं था। महात्मा मीन्स होता है महान इंसान, है ना। तो इनको इसलिए महात्मा बोला गया था क्योंकि बहुत बड़े दिल के और बहुत महान व्यक्ति थे। दक्षिण अफ्रीका से ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। हिंसा नहीं करेंगे। गांधी जी का बोला जाता है ना कि किसी ने एक थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल दे देते हैं, वही चीज़ है। कभी इन्होंने हिंसा नहीं की अपनी लाइफ में। 1915 से लेकर अगर आप बात करें इंडिया में 1948 तक रहे, कभी हिंसा नहीं रही। विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द यानी सामंजस्य बढ़ाने का प्रयास किया तथा उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। मतलब घुल मिल के रहें, ये ना सोचें कि नीची जात का व्यक्ति है, निम्न जाति का व्यक्ति है तो उसको आप भेदभाव करें। ये चीज़ गांधी जी ने सिखाई। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय का भारत 1893 में जब यहाँ से गए थे, कब गए थे यहाँ से, 1893 में गए थे। आए कब थे, 1915 में। तब के समय में अपेक्षाकृत भिन्नता, 20 साल में बहुत भिन्नता आती है ना। यद्यपि यह अभी भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था। अभी 1915 में थोड़ी ना अंग्रेज हमें छोड़ के चले गए थे। तो पहले जब 1893 में यहाँ से गए थे तभी ब्रिटिश उपनिवेश था, और 1915 में जब गांधी जी आए चीज़ें चेंज हुई लेकिन उपनिवेश रहा। लेकिन अब यह राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय हो गया था। यानी अब क्या था कि 20 साल में चीज़ें रही कि अंग्रेज पूरी तरीके से हम लोगों पर शासन करने लगे थे, चाहे वो राजनीतिक हो, है ना, चाहे वो मार्केटिंग से हो, किसी भी तरीके से हो। अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थीं। राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फैल चुका था इस समय तक। 1905 से 7 के स्वदेशी आंदोलन कब चला, तो 1905 से 7 तक आंदोलन के माध्यम से इसने व्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर दिया था। किसने, स्वदेशी आंदोलन ने। इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया। तो कौन कौन नेता आए थे,
आप बात करेंगे तो बताएंगे महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल, पंजाब के लाला लाजपत राय, और इनको प्यार से लोग बाग सम्मान से इनका नाम लेते हैं लाल बाल पाल। और गरम दल के नेता थे, किसी ने एक थप्पड़ मारे तो उसको पलट के 4 मारना है, ये था इन लोगों का। अब देखिए इधर पे एग्जाम में पूछ लेता है कि ये नेता जो थे, कौन नेता कहाँ का था। तो बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे, तीनों बहुत अलग अलग दिशाओं से थे। महाराष्ट्र, बिपिन चंद्र पाल की बात करें तो बंगाल, और अगर लाला लाजपत राय की बात करें तो पंजाब। अब लाल बाल पाल का फुल फॉर्म पूछता है तो इसमें सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म पूछा जाता है आपका पाल का, क्योंकि पाल का लोगों को नहीं पता रहता है। बाल तो बाल गंगाधर तिलक आ जाता है जल्दी, लाल बोलेंगे तो लाला लाजपत राय लोग बाग बोल देते हैं, लेकिन पाल के लिए लोग बाग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा बिपिन चंद्र पाल के रूप में जाने जाते हैं। इन तीनों का यह जोड़ा उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता है, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे। भाई ये नहीं था कि एक क्षेत्र के हैं इसलिए बहुत ज़्यादा इनमें एकता है, नहीं, इन लोगों में एकता क्यों थी, क्योंकि ये संघर्ष कर रहे थे भारतीयों के लिए। एक महाराष्ट्र, एक पंजाब, तो तीसरे लोग कहाँ से थे, एक कहाँ से थे आपके पश्चिम बंगाल से, बंगाल से थे। तो खुद सोचिए कि वो राष्ट्र के लिए ये लोग इकट्ठे थे। बाकी इनकी भिन्नता देखिए कि किस एरिया से ये लोग, तीनों बहुत अलग अलग एरिया से, तीनों की दिशाएं अलग थीं। इन नेताओं ने जहां अपने बेसिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, वहीं उदारवादियों का एक समूह था। उदारवादी बहुत उदार था, बहुत नरम दिल वाले, है ना। और इनकी 2 गुट भी बांट दिए थे, एक गरम दिल और एक नरम दिल। पूछता है कि इसमें से गरम दल के नेता कौन थे और नरम दल के नेता कौन थे। तो लाल बाल पाल कौन से थे, तो लाल बाल पाल वो वाले थे कि एक थप्पड़ मारा तो उसको कूट देना है, छोड़ना नहीं है। तो वो थे गरम दल के। जो नरम दल के होते हैं, भाई एक थप्पड़ मार दिया फिर भी अरे उसको प्यार से बैठ के बात करेंगे, बिल्कुल थप्पड़ नहीं मारेंगे उसको पलट के। तो ये था गरम दल और नरम दल। देखिए इन नेताओं ने जहां अपने बेसिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, वहीं उदारवादियों का एक समूह था जो एक किरमे को लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती था। काम करिए, शांत, है ना, पेशेंस, काम करते जाइए, लड़ाई होती है नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, ये चीज़ था। इन उदारवादियों ने गांधी जी के मान राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना थे। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें आप तो ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने गांधी जी को राजनीति किस प्रकार से इंडिया में चल रही उस चीज़ को समझाया था। तो गांधी जी हुए, मोहम्मद अली जिन्ना हुए, और इसके बाद अगर आप बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले हुए। तो कौन से थे, तो ये नरम दल के नेता थे। ठीक है। तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ पे जब गांधी जी की फोटो छपती है ना नोट पे, तो जिन्ना की कहाँ छपती है, पाकिस्तान में। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो गांधी जी की तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। ये देखिए इधर पर गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से आए हुए गांधी जी की इस तरीके, मतलब इनका पहनावा देखिए गांधी जी का, है ना। फरवरी 1908 की तस्वीर है इनकी। ये पहनावा देखिए पूरा इंग्लिश वाला पहनावा है। चलिए देखिए आगे। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा, इन्होंने 2015 से लेकर 2016 पूरी ब्रिटिश भारत की यात्रा करवाई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को यात्रा करने की सलाह दी जिससे कि वे इस भूमि और इसके लोगों को जान सकें। उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानव प्रेमी थे, जिनके द्वारा दिए गए दान ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया। समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस की कुछ महत्वपूर्ण नेता भी थे। एनी बेसेंट, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, एनी बेसेंट ने की थी, है ना, याद रखिएगा इसको। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी अपेक्षाकृत अज्ञात थे। अभी इधर पर गांधी जी को कोई नहीं जानता था, आ गए थे लेकिन कोई जानता नहीं था। उन्हें यहाँ भारत के अंदर उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर आमंत्रित किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में वकील रहे और वहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, आगे देखने को मिलेंगे इसी बुक में, है ना। तो उस चीज़ के आधार पर इनको निमंत्रण भेज दिया था, न्योता इनको दे दिया था कि आप आ जाइए, है ना। बल्कि अभी इनका जो है 1915 में जब ये आए 1916 तक इन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया,
लेकिन अभी इन्होंने कोई ऐसा भारत में काम नहीं किया कि लोग वाग इनको जाने। चले देखेंगे, जब गांधी जी बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय ब्रिटिश वर्ग को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चित ही अत्यंत शानदार है, किंतु उन्होंने वहां धनी और सजे सबरे भद्रजनों की उपस्थिति और लाखों गरीब व्यक्तियों भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच की विषमता पर अपनी चिंता प्रकट की। गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों से कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इस अलंकरणों से मुक्त ना कर लें और उन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में ना ला दें। तो ये चीज़ गांधी जी ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की। वे कहते गए कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई भी प्रयास नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को लेने की अनुमति देते रहेंगे। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है, ना तो वकील। मतलब आज भी आप देखिए कि मान लीजिए किसान हाथ खड़े कर दे कि हमें अनाज नहीं उगाना है, फिर आप क्या कर लेंगे? क्या वकील बन लेंगे, क्या डॉक्टर बन लेंगे, क्या पढ़ लेंगे, जब आपको कोई अन्न का दाना ही नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तो वही चीज़ पहले, तो वही चीज़ वो लोग समझा, गांधी जी ने वही चीज़ समझाने की कोशिश की कि सबसे पहले हमें किसानों को मुक्ति दिलानी है, उनका सम्मान करना है। अब क्या करना है कि हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है, ना तो वकीलों के माध्यम से, ना डॉक्टरों के, ना ही जमींदार इसे सुरक्षित कर सकते हैं। और किसानों से तो ये लोग बहुत अत्याचार कर रहे थे। अगर किसान अपनी फसल उपजाता है तो 50% कर के रूप में ले लेते थे। किसानों को तो सबसे ज़्यादा परेशान किया जाता था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था, क्योंकि अब भारतीय धन और भारतीय प्रयासों से संभव एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना का घोतक था। लेकिन गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने के सुर में लाने की अपेक्षा लोगों को उन किसानों और कामगारों की याद दिलाना चुना जो भारतीय जनसंख्या के अधिसंख्य हिस्से का निर्माण करने के बावजूद वहाँ श्रोताओं में अनुपस्थित थी। एक दृष्टि से फरवरी 1916 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तविक तथ्य का ही उद्घाटन था। यहाँ से गांधी जी ने जब भाषण दिया तो लोग बागों को काफ़ी अच्छा लगा, यानी इधर से गांधी जी की उद्घाटना कर दिया गांधी जी ने इन सब चीज़ों की। देखिए आगे, अर्थात भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों, जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित था। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो यह वक्तव्य उनकी मंशा भी जाहिर करता था। यह भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों का और अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने की गांधी जी की स्वयं की इच्छा को प्रथम सार्वजनिक उद्घोषणा थी ये पहली, क्योंकि उन्होंने क्या किया, गरीब लोगों को और किसान लोगों को इस चीज़ में इंक्लूड किया। उन्होंने बोला ना तो हम वकीलों के द्वारा, न डॉक्टरों, न जमींदारों, इन सब से हमारा निर्माण नहीं होगा। हमारा निर्माण होता है तो किसान से, क्योंकि किसान हमें वो चीज़ उपजा के देता है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, खाना, अनाज। उसी वर्ष के अंतिम माह में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का अवसर मिला। दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस में बिहार के चंपारण से आए एक किसान ने उन्हें वहाँ अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए गए वाले कठोर व्यवहार के बारे में जानकारी दे दी थी। तो चंपारण आंदोलन चलाया था ना गांधी जी ने। तो यहाँ पर जब कांग्रेस का बिहार में जो वार्षिक बैठक हो रही थी तो क्या किया था, 1916 में गांधी जी को ये भनक लग चुकी थी कानों में। एक किसान ने बता दिया था कि किस प्रकार से वहाँ पे अंग्रेज उनको ज़बरदस्ती से नील उगाने के लिए प्रेरित करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो नील उगाई जाती थी वहाँ से मिट्टी जो है खराब हो जाती थी, उर्वरकता क्षमता मिट्टी की कम जाती थी नील उगाने से। और नील यार कोई खाने की चीज़ थोड़ी ना है। और नील देखिए, अनाज हम लोगों को जरूरी है, और नील से क्या होता था, बाहर का बिजनेस होता था, जमीन जो है बंजर हो जाती थी। असहयोग की शुरुआत और अंत, तो देखिए असहयोग आंदोलन कब चला और इसका असहयोग नाम क्यों पड़ा। 1917 का अधिकांश समय गांधी जी को किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी दिलाने में बीता। मतलब जैसा भाई किसान चाहे कि हमें भाई अपने खेत में ऐसा अनाज उपजाना है, ये फसल करनी है, वो अपने आप से कर सकता है, ज़बरदस्ती कोई नहीं है। तो इस चीज़ के लिए गांधी जी ने प्रयास किए 1917 में। अगले वर्ष यानी 1918 में गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में संलग्न हुए। गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था, इसलिए इसको गृह राज्य बोला गया। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद के एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप किया। कर कपड़े की मिलों में काम करने वालों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की।
अहमदाबाद मील आंदोलन चलाया था, इस चीज को याद रखिएगा, है ना। 1918 में करने की बेहतर स्थिति की मांग की। इसके बाद उन्होंने खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य में किसानों का लगान माफ करने की मांग की। खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद, तो खेड़ा फसल से जुड़ा हुआ है, अहमदाबाद मील आंदोलन था, मील मजदूर आंदोलन, कपड़ा वाला। आगे देखिए, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, तीनों आंदोलन देख लिया आपने, ठीक है। तो खेड़ा फसल के लिए था, अहमदाबाद कपड़ों मील के लिए था, और चंपारण किसके लिए था, तो नील खेती के लिए था। तो खेड़ा और चंपारण दोनों खेती के लिए थे, लेकिन खेड़ा में क्या था कि अपने मन की फसल उगाएं, और ये नील उगवा रहे थे तो उसके लिए आंदोलन किया गया था। खेड़ा में की गई फसल से गांधी जी एक ऐसी राष्ट्रवादी के रूप में उभरे जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। इसी समय ये सभी स्थानिक संघर्ष थे। इसके बाद 1919 में औपनिवेशिक शासकों ने गांधी जी की झोली में एक ऐसा मुद्दा डाल दिया जिससे वे कहीं अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे। 1914 से लेकर 1918 के महान युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने, कौन सा वर्ल्ड वार थी ना यहाँ पे, फर्स्ट वर्ल्ड वार। आगे देखिए, महान युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। बताइए, एक तो प्रेस पर प्रतिबंध, अगर कोई आपके बारे में बोलता है तो उसको उठा के डाल दिया, ठीक है। और कुछ आप मतलब ये नहीं है कि आपको अनुमति चाहिए, क्या करना है, उठा के डाल देना है जेल में, ये चीज़ थी। अब सर सिडनी लॉरेंट की अध्यक्षता वाली रॉलेट एक्ट आया था ना आपका, उसी में तो था कि उठा के डाल दो जेल में, किसी से दिक्कत है तो, पता ही नहीं। तो देखिए, अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया। वारंट होता था ना कि वारंट दिखाएं आपको, यहाँ इस तरीके से आपको इस बात पे आपको क्या है, गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले रॉलेट एक्ट में ये चीज़ थी को उठा के जेल में डाल दो, सीधी सी बात है। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया था। पंजाब में विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ, जहां के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की और अब अपनी सेवा के बदले भी इनाम की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन इसकी जगह उन्हें रॉलेट एक्ट दिया गया। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया, स्थानीय कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रांत की यह स्थिति धीरे धीरे और तनावपूर्ण हो गई तथा अप्रैल 1919 में अमृतसर में यह खून खराबे के चरमोत्कर्ष पर ही पहुंच गई, जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया। तब जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पे हो चुका था, है ना। 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, अप्रैल में, कि नाम से जाने वाले इस हत्याकांड में 400 से अधिक लोगों को मार दिया गया था। मतलब ये तो गिनती है, बाकी बहुत सारे लोग मारे गए थे, 400 तो बताया गया है। अंग्रेजों के रिकॉर्ड से ही हमें ये चीज़ें मिली हैं, तो वो तो कम ही बताएंगे ना। आगे देखिए, रॉलेट एक्ट से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन चुके थे। खत्म करवाया था इन्होंने रॉलेट एक्ट। इसकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग की। क्या किया? असहयोग, जो भारतीय उपनिवेशवाद का खात्मा करना चाहता था। उन्होंने आग्रह किया कि स्कूल, कॉलेज और न्यायालय ना जाएं और ना ही असहयोग करें। सहयोग मत करें, असहयोग करें। कैसा कर दें कि कॉलेज वाला अगर मास्टर है तो वो कॉलेज मत जाए, स्टूडेंट हो तो वो स्टूडेंट कॉलेज मत जाए, न्यायालय में उधर वकील जज मत जाए। असहयोग करें। आप सहयोग करेंगे भैया, हमारा सहयोग करें, लेकिन अंग्रेजों का आप असहयोग कर दें, ठीक है। और जब अंग्रेजों का असहयोग कर दिया तो नाम इसका क्या पड़ा? असहयोग आंदोलन। बहुत सिंपल भाषा है ना, ठीक है। संक्षेप में सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ ऐच्छिक संबंधों के परित्याग का पालन करने को कहा गया था। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया गया तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। भाई उनकी कोई बात नहीं मानेगा तो भाई वो लोग क्या करेंगे? अपने आप चले जाएंगे। तो गांधी जी को क्या लगा कि 1 साल में काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा भाई नहीं हुआ ना कि 1 साल में कुछ चीज़ें नहीं हुई। अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया। खिलाफत क्यों चलाया था? देखिए कि साथ साथ, और इसका खिलाफत नाम क्या था ये भी देखिए, कि साथ साथ मिला खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिया जो हाल ही में तुर्की शासक कमाल
अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लामाबाद के प्रतीक खलीफा की पुनः स्थापना की मांग कर रहा था। इधर पर देखिए क्या लिखा हुआ, खिलाफत आंदोलन क्या था, तो इसको देख लीजिए, खिलाफत आंदोलन क्या था, पूछ लेता है कभी कभी। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1920 मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली और शौकत अली, ये भाई थे, ठीक है। इस आंदोलन की निम्नलिखित मांगे थी। पहले इनकी मांगे थी, पहले को ओटोमन साम्राज्य, तुर्की वाला ओटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। जजीरात उल अरब, जजीरात उल अरब देखिए, अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, ये सारे इसमें आते थे। इस्लामी संप्रभुत्व के अधीन रहें तथा खलीफा के पास इतने क्षेत्र हों कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बन सके। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की। एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी, देखिए इसको, देखिए दर्शक, गांधी जी ने यह आशा की थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। तो गांधी जी का यह विचार था कि जब हिंदू और मुसलमान मिल जाएंगे तो क्या होगा, जब हिंदू और मुसलमान मिल जाएंगे तो यहाँ से औपनिवेशिक शासन खत्म कर लेंगे, यानी यहाँ से जो है अंग्रेजों को भगा लेंगे। अब देखिए आगे क्या हुआ। इन आंदोलनों ने निश्चित ही एक लोकप्रिय कार्यवाही के बहाव को उन्मुक्त कर दिया था और ये चीजें औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी। विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना क्या किया, बंद कर दिया। गरीबों जो वकील थे उन्होंने क्या किया, अदालत में जाने से मना कर दिया। ये असहयोग आंदोलन चल रहा है ना। तो एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभार कि जो वकील थे उन्होंने किस आंदोलन के तहत मना किया था, या फिर स्टूडेंट की बात करें या फिर टीचर की बात करें, तो किस आंदोलन के तहत जाने से मना किया था, तो असहयोग आंदोलन था। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चले गए थे। मजदूर वर्ग क्या हुआ, हड़ताल पर चला गया कि हम काम नहीं करेंगे। यानी गांधी जी का कहना था कि आप एकता में रहेंगे तो हर चीज हो जाएगी, औपनिवेश शासन यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो वही चीजें यहाँ पे शुरू हो रही थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई। एक साल में 396 हड़तालें। आगे देखिए, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इससे 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हो चुका था। 70 लाख कार्य करने वाले दिनों का नुकसान हो गया था। देहात भी असंतोष के आंदोलित हो रहा था। उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने वन कानून की अवहेलना कर दी। अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाए। आगे देखिए, कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। कुमाऊं क्षेत्र आपका पहाड़ी क्षेत्र है। इन विरोध इसलिए क्या हुआ कि सामान ढोने से मना कर दिया। इन विरोध आंदोलनों को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया। किसानों, श्रमिकों और अन्य ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की तथा औपनिवेशिक शासन के साथ असहयोग के लिए उन्होंने ऊपर से प्राप्त निर्देशों पर टिके रहने के बजाय अपने हितों से मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल कर कार्यवाही की। महात्मा गांधी ने अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा, क्या लिखा, तो देखते हैं लुई फिशर ने क्या लिखा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया, मतलब एक ही चीज मान ली, ठीक है। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक, अगर आप बात करें असहयोग कर रहे हैं, आप पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, आप पढ़ने नहीं जा रहे हैं, आप काम पे नहीं जा रहे हैं, मजदूर वर्ग बैठा हुआ, तो ये क्या है, नकारात्मक दृष्टि है ना। मतलब नकारात्मक चीजें कर रही ना कि हम काम नहीं करेंगे, है ना। तो दृष्टि से नकारात्मक, किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। लेकिन ये था कि हम काम वाम नहीं करेंगे, लड़ेंगे भी नहीं, आराम से शांति से बैठे हुए हैं, तो हिंसा वाली स्थिति नहीं थी। तो प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके द्वारा प्रतिवाद, परित्याग और अनुशासन आवश्यक थे। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। आगे देखिए,
फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चोरी चोरा पुरवा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई। हिंसा की इस कार्यवाही से गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। अब ये क्या किया, कुछ लोगों की जान गई, कुछ लोग मारे गए, तो क्या किया गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कई बार आंदोलन चलाया, कई बार लिया, अब देखना आगे 2-3 बार चलाया तो 3 बार वापस लिया। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत्थे और एक तरह से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। लोग बाग भीड़ जरूर थी लेकिन निहत्थे थे। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जांच की कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस CN ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। जज ने टिप्पणी की, इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा, आप उनसे भिन्न श्रेणी के हैं। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता थे। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं, गांधी जी की बात हो रही है, वे भी आपको उचित आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। यानी जो अपोजिशन वाली पार्टी वो भी गांधी जी को मानती थी। ठीक है, चूंकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की और ये एक और देखिए, अतः उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्षों की जेल की सजा सुनाई गई। आवश्यक था, लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो इससे मुझे ज़्यादा कोई प्रशंसा नहीं होगी। मतलब ब्रूमफील्ड जो था वो गांधी जी की तरफ था, सीधी सी बात है, जननेता। देखिए 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया और इस प्रकार फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में किए गए वादे को उन्होंने पूरा किया। अब यह व्यवसायिकों व बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन नहीं रह गया था। अब हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। इसमें से कई गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए उन्हें अपना महात्मा कहने लगे थे। महान व्यक्ति सभी का, ठीक है, सब महात्मा भगवान हो गए। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की गांधी जी उनकी ही तरह वस्त्र पहनते हैं। मतलब बहुत सिंपल व्यक्ति थे ना गांधी जी, उनकी ही तरह रहते हैं और उनकी ही तरह बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। अन्य नेताओं की तरह वे सामान्य जन समूह से अलग नहीं खड़े होते थे, बल्कि वे उनसे सहानुभूति रखते थे तथा उनसे घनिष्ठ संबंध भी स्थापित कर लेते थे। सामान्य जन के साथ इस तरह की पहचान उनके वस्त्रों में विशेष रूप से परिलक्षित होती थी। जहां अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट अथवा भारतीय बंद गला जैसे औपनिवेशिक वस्त्र पहनते थे, वहां गांधी जी लोगों के बीच एक साधारण धोती पहन के जाते थे। इस बीच प्रत्येक दिन का कुछ हिस्सा वे चरखा चलाने में बिताते थे। कुछ मतलब खुद चरखा चला के वस्त्र बनाते थे और वो पहनते थे। अन्य राष्ट्रवादियों को भी उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने क्या कहा कि आप त्यागो, असहयोग आंदोलन के द्वारा सहयोग मत करो, किसी भी चीज का बायकॉट करो। तो और लोगों को प्रेरित किया। सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की। चलिए देखिए आगे क्या हुआ। चरखा, तो गांधी जी चला रहे हैं चरखा, देखिए धोतिया के लिए पहने हुए हैं, चरखा रखे हुए हैं, देखिए आगे। तो इसको आप लोग क्या है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं, आप लोग मत पढ़ना, मैं ही पढ़ देती हूँ। चलिए देखिए, महात्मा गांधी आधुनिक युग जिसमें मशीनों ने मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया था कि घोर आलोचक थे गांधी जी। उन्होंने चरखा को एक ऐसे मानव समाज के प्रतीक का रूप दिया है जिसमें मशीनों और प्रौद्योगिकी को बहुत महिमा मंडित नहीं किया गया है। यानी इस मशीन में जो है आपको टेक्नोलॉजी नहीं दिखेगी, ठीक है, इससे भी, या फिर प्रौद्योगिकी नहीं दिखेगी, इससे भी अधिक चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान कर सकता था तथा जिन्हें स्वावलंबी बना सकता था। मेरी आपत्ति मशीन के प्रति सनक से है। यह सनक श्रम बचाने वाली मशीनरी के लिए है। ये तब तक श्रम बचाते रहेंगे जब तक कि हजारों लोग बिना काम के
और भूख से मरने के लिए सड़कों पर ना फेंक दिए जाएं। मैं मानव समुदाय के किसी एक हिस्से के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए समय और श्रम बचाना चाहता हूँ। मैं धन का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के साथ हाथों से नहीं बल्कि सभी के हाथों से करना चाहता हूँ। खद्दर मशीनरी को नष्ट नहीं करना चाहता बल्कि यह इसके प्रयोग को नियमित करता है और इसके विकास को नियंत्रित करता है। यह मशीनरी का प्रयोग सर्वाधिक गरीब लोगों के लिए उनकी अपनी झोपड़ियों में करता था। पहिया अपने आप में ही मशीनरी का एक उत्कृष्ट नमूना है। चलिए देखिए आगे क्या है और कितना रह गया आपका, देखिए इसको आगे। इतिहासकार शाहिद अमीन ने एक मंदमुग्ध कर देने वाले अध्ययन में स्थानीय प्रेस द्वारा ज्ञात रिपोर्टों और अफवाहों के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के मन में महात्मा गांधी की जो कल्पना थी उसे ढूंढ निकालने की कोशिश की। फरवरी 1921 में जब वे इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो हर जगह भीड़ ने उनका बड़े प्यार से स्वागत किया था। लोग बाग उन्हें बहुत प्यार देते थे गांधी जी को, है ना। भटनी में देखिए इस चीज़ को पढ़िएगा। भटनी में गांधी जी ने स्थानीय जनता को संबोधित किया और इसके द्वारा ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। नूनखार, देवरिया, गोरी बाजार, चोरी चोरा और कुसुमही स्टेशनों पर 15 से 20 हज़ार से कम लोग नहीं थे गांधी जी के स्वागत में। बताइए, महात्मा जी कुसुमही के दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कम से कम 15-20 हज़ार लोग थे उनके स्वागत के लिए, क्योंकि जंगल के बीच स्थित होने के बावजूद उस स्टेशन पर 10,000 से कम लोग नहीं थे। प्रेस में अनुभूत होकर कुछ लोग रोते हुए देखे गए। देवरिया में लोग गांधी जी को भेनी को कहते हैं दान देना चाहते थे, किंतु इसे उन्होंने उनसे गोरखपुर में देने को कहा। लेकिन गोरखपुर में चोरा चोरी कांड किया गया था। चोरी चोरा में एक मारवाड़ी सज्जन ने किसी तरह उन्हें कुछ दे दिया। इसके बाद यह क्रम रुका ही नहीं। एक चादर फैला दी गई जिस पर रुपयों और सिक्कों की बारिश कर दी गई। यह दृश्य था गोरखपुर स्टेशन के बाहर। महात्मा गांधी जी ऊंची गाड़ी पर खड़े हो गए और लोगों ने कुछ मिनटों के लिए उनके दर्शन सबने किए। भगवान मानते थे भाई गांधी जी को लोग बाग, ऐसे ही थोड़ी ना भाई नोट पे छपे हुए हैं। चमत्कारिक और अविश्वसनीय, इस चीज़ को देख लेना, कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है कि अविश्वसनीय रही हैं। देखिए, गांधी जी जहाँ भी गए वहाँ उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाहें फैल गईं। कुछ स्थानों पर यह कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों की दुख तकलीफों में सुधार के लिए भेजा गया है तथा उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत करने की शक्ति है। कुछ अन्य स्थानों पर यह दावा किया गया कि गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाह से उत्कृष्ट है और यह कि उनके आने से औपनिवेशिक शासन जिले से औपनिवेशिक शासन क्या है, जिले से भाग जाएंगे। जितने औपनिवेशिक शासन के जिले हैं अंग्रेज वहाँ से भाग जाएंगे, सीधी सी बात है। गांधी जी का विरोध करने वालों के लिए भयंकर परिणाम की बात बताती कहानी भी है। इस तरह की अफवाहें फैली गई कि गांधी जी आलोचना करने वाले गांव के लोगों के लिए घर रहस्यात्मक रूप से गिर गए अथवा उनकी फसल चौपट हो गई। मतलब ये सब बातें हैं फालतू की। देखिए अनुसी के जो गांधी जी को नहीं मानते थे तो मतलब क्या हुआ कि वो उनकी फसल चौपट हो गई, उनके घर मकान गिर गए, फालतू की बातें हैं। देखिए, गांधी बाबा, गांधी महाराज, इनको इन नामों से जाना जाता था अथवा सामान्य महात्मा, जैसे अलग अलग नामों से इनको गांधी जी भारतीय किसान के लिए एक उदारक के समान थे, यानी भगवान मानते थे। ठीक है, जो उनकी ऊंची करों और दमनात्मक अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले और उनके जीवन में मान मर्यादा और स्वायत्तता वापस लाने वाले थे। गरीबों विशेषकर किसानों के बीच गांधी जी की अपील को उनकी सात्विक जीवन शैली और उनके द्वारा धोती अथवा चरखा जैसी प्रतीकों के विवेकपूर्ण प्रयोग से बहुत बल मिला। जाति से महात्मा गांधी एक व्यापारी व पेशे से वकील थे, लेकिन उनकी सादी जीवन शैली तथा हाथों से काम करने की प्रति उनके लगाव की वजह से वे गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति रखते थे तथा बदले में वे लोग गांधी जी से सहानुभूति रखते थे। जहां अधिकांश अन्य राजनीतिक उन्हें कृपा की दृष्टि से देखते थे, वहीं ये न केवल उनके जैसा दिखने वाले बल्कि उन्हें अच्छी तरह समझने और उनके जीवन के साथ स्वयं को जोड़ने के लिए सामने आते थे। ये चीज़ रही है। अफवाह पंडित जी का क्या क्या रही हैं, बढ़िया बढ़िया कहानी दी हुई हैं कि गांधी जी के लिए अफवाह लोग बागों की किस प्रकार से रही। कहाँ थे हम लोग, देखिए इधर से।
महात्मा गांधी का जन अनुरोध निसंदेह कपट से मुक्त था और भारतीय राजनीति के संदर्भ में तो बिना किसी पूर्वाधारण के यह भी कहा जाता था कि राष्ट्रवाद के आधार को और व्यापक बनाने में उनकी सफलता का राज उनके द्वारा सावधानी पूर्वक किया गया संगठन था। भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई शाखाएं खोली गईं। रजवाड़े में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रजामंडलों की एक श्रृंखला स्थापित की गई। गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का संचार शासकों की अंग्रेजी भाषा की जगह मातृभाषा में करने को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार कांग्रेस की प्रांतीय समितियां ब्रिटिश भारत की कृत्रिम सीमाओं की अपेक्षा भाषाई क्षेत्रों पर आधारित रहीं। इन अलग अलग तरीकों से राष्ट्रवाद देश के सुदूर हिस्सों तक फैला और अब वे सामाजिक वर्ग भी शामिल हो गए थे जो अभी तक इससे अछूत थे। अब तक अंग्रेजों के समर्थकों में कुछ बहुत ही समृद्ध व्यापारी और उद्योगपति शामिल हो गए थे। भारतीय उद्यमियों ने यह बात जल्दी ही समझ ली थी कि उनके अंग्रेज प्रतिद्वंदी आज जो लाभ पा रहे हैं स्वतंत्र भारत में ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। जी बिरला जैसे कुछ उद्यमियों ने राष्ट्रीय आंदोलनों का खुला समर्थन किया। बिरला तो सुना होगा, टाटा बिरला, जबकि अन्य ने ऐसा मौन रूप से किया। किसी ने खोल के किया, किसी ने शांति से किया। इस प्रकार गांधी जी के प्रशंसकों में गरीब किसान और धनी उद्योगपति दोनों ही थे। हालांकि किसान द्वारा गांधी जी का अनुकरण करने के कारण उद्योगपतियों के कारणों से कुछ भिन्न और संभवतः परस्पर विरोधी थे। अंग देखिए, हालांकि गांधी जी की स्वयं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन राष्ट्रवादी गांधीवादी आंदोलन का विकास बहुत हद तक उनके अनुयायियों पर निर्भर करता था। 1917-1922 के बीच भारतीयों के एक बहुत ही प्रभावशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया। इनमें महादेव देसाई थे, वल्लभ भाई पटेल थे, जेबी कृपलानी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, तो ये गांधी जी से जुड़ी हुई थे, याद रखना। अबुल कलाम आज़ाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरोजनी नायडू थी, गोविंद वल्लभ पंत थे, सी राजगोपालचारी थे। तो ये सब गांधी जी के समर्थक थे, गांधी जी से लोग जुड़े हुए थे। इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना। गांधीवादी राष्ट्रीय आंदोलन में, है ना, महात्मा गांधी जी के घनिष्ठ सहयोगी थे, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ सहयोगी थे। ठीक है, विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रों के भी थे, एक जगह के नहीं थे, अलग अलग क्षेत्र से थे, भिन्न धार्मिक परंपराओं से आए थे। इसके बाद उन्होंने अनगिनत अन्य भारतीयों को कांग्रेस में शामिल होने और इसके लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी भारत फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए और अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े को बढ़ावा देने तथा छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। गांधी जी राजनीतिक जितने थे उतने ही वे समाज सुधारक थे। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के युग बनने के लिए भारतीयों को बाल विवाह और छुआछूत जैसी प्रथाएं कम करनी पड़ेंगी, मतलब खत्म करनी पड़ेंगी। एक मत के भारतीयों को दूसरे मत के भारतीयों के लिए सच्चा संयम लाना होगा और इस प्रकार उन्होंने हिंदू मुसलमानों की भी सौहार्द पर बल दिया। इसी तरह आर्थिक स्तर पर भारतीयों को स्वावलंबी बनाना सीखना होगा। ऐसा करके उन्होंने समुद्र पार से आयातित मील में बने वस्त्रों के स्थान पर खादी पहनने की महत्वता पर जोर डाला। तो ये चीज़ थी। अब देखिए नमक आंदोलन देख लेते हैं, नमक सत्याग्रह नज़दीकी से एक नज़र। तो इसको देखेंगे सेकंड पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट आपका हो चुका है। कितना हो चुका है तो आप देख सकते हैं 43 मिनट का, है ना। तो हम इसको ज़्यादा कर नहीं सकते, 45 मिनट से ज़्यादा इसको करते नहीं हैं, है ना। देखिए इसको इरेज कर दिया। देखिए नमक सत्याग्रह देख लेंगे। नमक पर टैक्स लगता था, है ना, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है खाने की, उस पर टैक्स लेते थे लोग। चलिए इसको देखेंगे सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।